आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसको फ्रेंच केमिस्ट जे.एल. प्रॉस्ट ने दिया था 1779 में। उसने एलिमेंट कंपोजिशन इन अ कंपाउंड को, उसके मैसेज को, उसकी रेशो को अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद इस लॉ को प्रोड्यूस किया। इस लॉ के हिसाब से जब कभी एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा, वो प्योर केमिकल कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से बनेगा, वो एलिमेंट्स का जो रेशो रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन वो रेशो बाय मास हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, चाहे सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4 या n नंबर ऑफ सोर्स से हो, कंपाउंड तो सेम ही है। तो जब जब वो कंपाउंड बनेगा, उसका मास रेशो, एलिमेंट्स का जो मास रेशो होगा उस कंपाउंड में, उस प्रोपोर्शन को, वो होगा कांस्टेंट, वो डेफिनेट होगा। इसको हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं। कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं वाटर, H2O। ये एक प्योर केमिकल कंपाउंड है। अब वाटर मीथेन को कंबस्ट करके या ऑक्सीडाइज करके इन एक्सेस ऑफ एयर किस में कन्वर्ट होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब बैलेंस करना चाहिए तो बैलेंस करिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वाटर के। सो वाटर बन सकता है इस मेथड से। लेट दिस बी द सोर्स 1। हीट अप करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में, इट फॉर्म्स व्हाट? वाटर। देन वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड। सेकेंड सोर्स क्या हो सकता है वाटर का? मान लीजिए हम सब जब खाना खाते हैं तो जो उसका जो फॉर्मूला, जो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो हमारी बॉडी सेल्स में जाता है, पहुंचता है, जब हम ब्रीथ करते हैं देन वो भी कंबस्ट होता है किस में? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस ATP मॉलिक्यूल्स, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर इस केस में भी क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। थर्ड केस ले लेते हैं, सिंपल हाइड्रोजन प्लस हाफ O2। उसका डायटोमिसिटी हमने मेंटेन रखा है, ये देगा हमें H2O। अगेन H2O सेम कंपाउंड, H2O सेम कंपाउंड, H2O सेम कंपाउंड। अगर हम बात करें तो सोर्स 1 से भी हमें वाटर मिला H2O, सोर्स 2 से भी हमें वाटर मिला H2O, सोर्स 3 से भी हमें वाटर मिला H2O। तो ये प्योर केमिकल कंपाउंड, सोर्स कुड बी 1, सोर्स कुड बी 2, सोर्स कुड बी 3। जब भी ये बनेगा, इसमें क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका बाय मास रेशियो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सिंस H2O ही तो है, सेम ही तो है। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? 1। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर रेशियो लें किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मास इज व्हाट? 16, 2:, और इन सिंपलर टर्मिनोलॉजी 1:, तो 1:8 इस मेथड में भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इट डजंट मैटर कि वो केमिकल कंपाउंड किस सोर्स से, कौन से मेथड से बन रहा है, वो जब भी बनेगा उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, जिनका रेशियो बाय मास भी क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज व्हाई अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, क्योंकि यही तो है, हर बार वाटर ही तो बनना है हमसे। Combined together in the same fixed proportion by mass। यहां भी 1:8 mass, 1:8, 1:8। तो जब जब प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा वो सेम एलिमेंट से बनेगा और उनका रेशो भी क्या रहेगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में? सेम रहेगा बाय मास। हालांकि ये लॉ बहुत जगह एप्लीकेबल था, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस भी एक बार हम देख लेते हैं। लिमिटेशन नंबर 1,
अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट आइसोटोप्स में तो फिर रेशो सेम होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखें क्या हम उसका। जैसे हम मान के चलते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें, इट्स अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एंड व्हाट आर आइसोटोप्स बाय द वे? सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर इसका अलग अलग होगा। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, C12 यूजली एंड C14, और अगर इसका रेशो का बात करें तो यहां पे रेशो, अगर कार्बन C12 आइसोटोप है इस कार्बन डाइऑक्साइड में, द रेशो वुड बी 12:32। और अगर हम C14 का बात करें इन कार्बन डाइऑक्साइड, द रेशो वुड बी 14:32, क्योंकि ऑक्सीजन मास इज 16, 2 into 16 इज 32। अगर कार्बन इस आइसोटोप की बात करें 12 की, तो 12:32 होगा। अगर आइसोटोप 14 है, C14 है, तो 14:2। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में आइसोटोप कौन सा है, उसकी वजह से रेशो भी तो अलग हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट आइसोटोप्स, क्योंकि कंपाउंड इज सेम कार्बन डाइऑक्साइड, बट आइसोटोप दो है ना, C12 भी है और एक आइसोटोप का मास 12 है और एक आइसोटोप का मास 14 है। तो 12:32 आ सकता है, 14:32 आ सकता है, तो हमें पता नहीं है कौन सा, तो फिक्स बाय मास नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए जब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट आइसोटोप्स में, तो हम मान के चलेंगे कि ये लॉ इज नॉट सूटेबल। सेकेंड, इसका लिमिटेशन ये है, अगर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सेम रेशो में, बट कंपाउंड्स जो बनेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इथेनॉल। इथेनॉल एग्जांपल इज CH3 CH2OH, और एक हम ईथर लेते हैं CH3OCH3। इन दोनों केसेस में हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन। How many carbon are here? 2 carbon. How many hydrogen are here? 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Hydrogen are how many? 6. Here 3 and 3 are 6. How many oxygen are here? 1 only. Now they both have the same molecular formula. दोनों compounds में, ईथर में भी और अल्कोहल में भी 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। So the molecular formula is same, but ratio is what? 12 into 2 is 24, then 6, then oxygen mass is 16. We'll trickle it down to 12:3:8. तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट मास रेशो तो सेम है ना। तो ये लॉ इन चीज़ों को एम्बाइब नहीं कर रहा था। तो वो एलिमेंट्स जो सेम रेशो में कंबाइन करते हैं बट कंपाउंड सेम जरूरी नहीं कि हो, तो इसका मतलब कंपाउंड्स आर डिफरेंट बट दे कंबाइन इन द सेम रेशो। तो ये लॉ इन 2 पॉइंटर्स की वजह से लिमिटेशंस में फॉल करता है। एक कि जब एक ही एलिमेंट के ज़्यादा आइसोटोप्स हों तो डेफिनेट मास प्रोपोर्शन नहीं हो पाएगा, और दूसरा अगर एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे सेम रेशो में बट वो कंपाउंड ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, तो इस केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आई होप यू गॉट इट। जस्ट गो थ्रू इट and learn it by end of the day. Thank you.